वैशाली पर यह गुप्तचर वर्षकार था जो वैशाली पर गया था और उसने सारी सूचना दी कि यहाँ पर किस तरीके से आक्रमण करना है। जिस प्रकार जब आक्रमण करना था तो उसने अजातशत्रु ने कहा कि हमें हथियार की ज़रूरत होगी और वहीं पर 2 हथियार बनाए गए, रथ, मूसल। हेलो गाइस, जीके जिस नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महाजनपद के आगे। हमने पिछली वीडियो में महाजनपद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हिस्ट्री में पहला काल आता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री ऐतिहासिक काल। तो इसमें हिस्ट्री के भाग 3 होते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के अंदर आता है पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ये पाषाण काल हम पढ़ चुके हैं। आदि ऐतिहासिक के अंदर आता है सिंधु सभ्यता, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल आता है और महाजनपद। तो वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला था। वैदिक काल 2 भागों में बटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी तक चला और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला। हमने पढ़ चुके हैं कि वैदिक काल की जो सभ्यता वह ग्रामीण सभ्यता थी और उस समय समाज वह जो 4 भागों में बटा हुआ था। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण 4 भागों में समाज बटा हुआ था। और इसी बीच उत्तर वैदिक काल में जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के अतिरंजी खेरी में लोहा की खोज हुई। और जब लोहा की खोज हुई तो इसके कारण रोजगार मिलना चालू हुआ। लोग कुल्हाड़ी बनाने लगे, औजार बनाने लगे और लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों को जन कहा गया और जब ये जन बड़े एरिया में फैलने लगे तो उन्हें जनपद कहा गया और इस तरीके से महाजनपद का निर्माण हुआ। तो हमारे टोटल 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने राजधानियां उनकी डिटेल से पढ़ी थी। इसमें सबसे बड़ा महाजनपद है मगध। मगध महाजनपद सबसे बड़ा महाजनपद है। तो 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद है, जो पटना में स्थित है। और महाजनपद के बाद जो उत्तर प्रदेश में है, तो यूपी में कितने महाजनपद है? यूपी में 8 महाजनपद है। बिहार में 3 महाजनपद हैं। बिहार में 3 महाजनपद है और 3 में से एक महाजनपद मगध महाजनपद है। तो इसके बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर जरूर चेकआउट करें। तो वहाँ पर हमने सारी डिटेल पढ़ चुके। तो आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे मगध महाजनपद के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं मगध महाजनपद के बारे में। मगध महाजनपद में कुल 7 वंशों ने राज किया था। 7 वंशों में सबसे पहला वंश है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश सबसे पहला है और हर्यंक वंश में शासन करने वाला राजा बिंबिसार है। बिंबिसार है जिसने हर्यंक वंश की स्थापना की थी। हर्यंक वंश की बिंबिसार ने स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। राजगृह या गिरिव्रज। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह गिरिव्रज को बनाया था। इसने 540 बीसी से 492 बीसी तक शासन किया। बिंबिसार ने उस टाइम जब बिहार में ये 3 जनपद फैले हुए थे, उस टाइम का ये बिहार का नक्शा है उस टाइम का। तो यहाँ पर था मगध महाजनपद। यहाँ पर फैला हुआ था अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी और यहाँ पर था वज्जी। बिहार में 3 महाजनपद थे, मगध महाजनपद, अंग महाजनपद, वज्जी महाजनपद। तो मगध की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली। तो बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया। मगध का शासक था बिंबिसार, इसने वैशाली पर आक्रमण किया और वैशाली पर आक्रमण करने के बाद इसने हार गया। वैशाली पर इसने आक्रमण किया लेकिन वैशाली पर आक्रमण करने के बाद यही हार गया। तो यहाँ पर इसने सबसे पहला आक्रमण किया था वैशाली पर और यह हार गया था। हार का इसे सामना करना पड़ा था। इसके बाद इसने सोचा कि युद्ध से काम नहीं चलेगा तो इसने विवाह करना चालू कर दिया और इसने अंग के राजा की बेटी से विवाह किया, वज्जी के राजा की बेटी से विवाह किया और कौशल। इस तरीके से विवाह कर करके इसने पूरा अपना साम्राज्य को बढ़ा लिया। यहाँ से यहाँ तक इसने पूरे साम्राज्य को बढ़ा लिया। इसने
बिंबिसार ने कौशल नरेश की, जो यहाँ पर कौशल नरेश की पुत्री है, उससे कौशला देवी से विवाह किया, लिच्छवी से विवाह किया, जिसका नाम लिच्छवी से विवाह किया, चेलन्ना से विवाह किया, जिसका बेटा अजातशत्रु है। इसने कई सारे विवाह किए और ये सारे राजकोष ने बढ़ाया। इसके बाद ये मगध के समकालीन एक एमपी में था। अवंती एक जनपद था जिसकी राजधानी महिष्मती थी। उज्जैन या महिष्मती। एमपी में प्रद्योत नाम का एक राजा था जिसकी बहुत तबीयत खराब थी, तो मगध के राजा बिंबिसार ने यहाँ पर अपना एक चिकित्सक भेजा, जीवक, जो उस टाइम का बहुत ही बड़ा डॉक्टर था। जीवक को भेजा और जीवक ने इस प्रद्योत को ठीक कर दिया, जिसके बाद प्रद्योत ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और एमपी को मगध के अधीन कर दिया। तो इस तरीके से बिंबिसार ने अपना साम्राज्य बढ़ाया। विवाह करके इसने चेलन्ना से विवाह किया, लक्ष्मी से विवाह किया और कौशल नरेश की जो बेटी थी उससे विवाह किया, और इस तरीके से मगध का जो राज्य है इसने बढ़ाया। यहाँ पर जो 3 बिहार में जो राज्य थे, जो जनपद थे, उन्हें सबको अपने अधीन कर लिया। जिसके बाद बिंबिसार के बाद एक आया उसका बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु है जिसे कुंडिक भी कहा जाता है और पितृहंता भी कहा जाता है। तो ये बिंबिसार के बारे में आपने सब समझा। बिंबिसार जैन धर्म को इसने अपना लिया था और उस टाइम जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समकालीन चल रहे थे, तो इसने जैन धर्म को अपनाया था। 544 से बीसी से 492 बीसी तक इसने राज किया। इसने अपनी राजधानी राजगृह गिरिव्रज को बनाया था। इसने वैशाली पर आक्रमण किया और इसे हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इसने विवाह करना चालू किया। यहाँ पर अंग के बेटी से शादी की, वज्जी में इसने विवाह किया। यहाँ पर कौशल नरेश की बेटी से शादी किया और इस तरीके से इसने अपना साम्राज्य बढ़ाया, और साम्राज्य बढ़ाने के बाद सभी से विवाह करता गया। इसके बाद इसने अपने जीवक को भेजा एमपी के अवंती के महाजनपद के राजा में को ठीक करने के लिए, और जब इसने ठीक कर दिया जीवक ने, तो इस एमपी जो है मगध के अधीन हो गया। इस तरीके से इसने साम्राज्य बढ़ाया। इसके बाद आता है अजातशत्रु, जो इसका बेटा था। तो अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। बिंबिसार था इसका पिता और बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है और इसे पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं पर विजय पाने वाला या शत्रुओं का नाश करने वाला। तो यहाँ पर होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रु नाशक। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रु नाशक, जिसने शत्रुओं पर नाश करने किया। तो जब इसका पिता मगध से वैशाली पर आक्रमण किया तो इसने हार का सामना करना पड़ा। तो अजातशत्रु ने अपने एक गुप्तचर को भेजा। गुप्तचर था वर्षकार। वर्षकार गुप्तचर था जो गया था वैशाली पर। गुप्तचर को भेजा था वैशाली पर। यह गुप्तचर वर्षकार था जो वैशाली पर गया था और उसने सारी सूचना दी कि यहाँ पर किस तरीके से आक्रमण करना है। जिस प्रकार जब आक्रमण करना था तो उसने अजातशत्रु ने कहा कि हमें हथियार की जरूरत होगी, और वहीं पर 2 हथियार बनाए गए, रथ मूसल। 2 नए हथियार बनाए गए, रथ मूसल, और एक हथियार बनाया गया था महाशील कतक। ये 2 नए हथियार बनाए गए थे और मगध से जाकर वैशाली पर आक्रमण किया, जो वज्जी की राजधानी यहाँ पर वैशाली थी। आक्रमण किया और इसने वैशाली को जीत लिया। अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया। वहाँ पर 2 नए हथियार बनाए गए। कौन कौन से बनाए गए हथियार? एक रथ मूसल था और एक महाशील कतक था। ये 2 नए हथियार बनाए गए। वहाँ पर जो गुप्तचर गया था, वर्षकार था गुप्तचर जो गया था, और इसी टाइम फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीत, यहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी और इसी बौद्ध संगीति में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 बीसी में, और ये जो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी वह अजातशत्रु के समक्ष हुई थी और वह राजगीर में हुई थी। राजगीर में फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय।
तो यहाँ पर हमने देखा कि अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। इसे कुनिक या पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और इसने गुप्तचर को भेजा था वैशाली में आक्रमण करने के लिए और सारी सूचना देने के लिए। जब इसने सारी सूचना दी तो इन्हें 2 नए हथियार की ज़रूरत पड़ी, जो बनाए गए रथ मूसर और महाशीलकतक। ये 2 नए हथियार बनाया गया और आक्रमण किया गया वैशाली पर, जिसके बाद अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया। और उसी टाइम फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी 483 बीसी में, राजगीर में हुई थी, और उसी टाइम गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो ये हमने देखा अजातशत्रु जो सेकंड शासक था हर्यंक वंश का। अब इसके बाद अजातशत्रु के बाद आता है उसका बेटा उदयन। उदयन आता है। उदयन एक योग्य शासक नहीं होता है। इसने पाटलिपुत्र को बसाया था। पाटलिपुत्र जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र, इसको बसाया था इसने। और इसकी जो हत्या हुई थी, उदयन की हत्या कर दी थी किसी अनजान व्यक्ति ने कर दी थी। नहीं पता कि किसने की थी, पर अनजान व्यक्ति ने कर दी थी इसकी हत्या, क्योंकि ये योग्य शासक नहीं था। ये योग्य शासक नहीं था, तो उदयन की हत्या किसी अजान व्यक्ति ने कर दी थी। और उदयन के बाद आया था उसका बेटा नागदशक। उदयन के बाद आया था इसका बेटा नागदशक। तो पहले हम इसे मिटा देते हैं, इसके बाद हम देते हैं उदयन और नागदशक के बारे में। ये भी पढ़ा था बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार था जिसने वैशाली पर आक्रमण किया था। तो बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, और इसे पुत्रहंता भी कहा गया और इसे कुनिक भी कहा गया। इसने शासन किया था 492 से 460 बीसी तक इसने शासन किया था। इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र आया उदयन। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद ये 461 से 444 बीसी तक इसने राज किया था। उदयन की हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने कर दी थी, और उदयन भी मर गया था। ये एक अयोग्य शासक था। इसने सिर्फ एक पाटलिपुत्र को बसाया था। पाटलिपुत्र जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, इसने पाटलिपुत्र को बसाया था, और इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने की थी चाकू मारकर। और इसके बाद आया था नागदशक। नागदशक भी एक अयोग्य शासक था, कोई योग्य शासक नहीं था। इसका जो सेनापति था शिशुनाग। इसका सेनापति था शिशुनाग, और शिशुनाग नागदशक को घुमाने के चक्कर में ले गया, और वहाँ पर इसकी हत्या कर दी। नागदशक की हत्या कर दी, और वहीं से नया वंश बना शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना हुई जब शिशुनाग ने नागदशक के ऊपर हत्या कर दी, तो शिशुनाग वंश आगे आया, और ये हर्यंक वंश समाप्त हो गया। तो हर्यंक वंश से 444 बीसी से 492, 544 बीसी से 492 बीसी तक चला था। तो यहाँ पर हमने हर्यंक वंश के बारे में पढ़ा। पहला शासक था बिंबिसार, दूसरा था अजातशत्रु, और उदयन, नागदशक। ये एक बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, उदयन का बेटा नागदशक। बस आपको याद रखना है कि ये कितने बीसी तक इन्होंने शासन किया था। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह रखी थी, राजगृह। और अजातशत्रु था जो अजातशत्रु ने पितृहंता भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने पिता की हत्या की थी अजातशत्रु ने, और इसे कुनिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु के समय फर्स्ट बौद्ध संगीति भी हुई थी, और उसी टाइम में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 बीसी में। और उदयन था जो अयोग्य शासक। तो यहाँ पर हमने मगध महाजनपद में पहला वंश पढ़ा, हर्यंक वंश। हर्यंक वंश में 4 शासकों ने शासन किया, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने महाजनपद के बारे में एक पहला वंश पढ़ा, हर्यंक वंश। अब अगर आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्यंक वंश के बाद जो शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश शिशुनाग सेनापति था नागदशक का, जिसने हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो कल के वीडियो में हम ये शिशुनाग वंश से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ताकि ये पूरी वीडियो आपको समझ आ सके। हिस्ट्री कोई कठिन नहीं है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।